जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग कोशिका का एक पार्ट देख चुके हैं। कोशिका में हमने लगभग सारी चीज़ों को चर्चा किया था। हमने सोचा था कि कुछ भी उसमें बचे नहीं, तो हमने कहा था कोशिका थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो इसको हमें 2 बार से पढ़ना होगा, 2 पार्ट में पढ़ना होगा। तो आज वही सेकंड पार्ट लेके आ गए। जो कोशिका में थोड़ा बहुत छूट गया था वो यहाँ पे कवर करेंगे, और जो अगर बच जाता है तो फिर आगे देखेंगे। मुझे लगता है कि आज कुछ बचना चाहिए तो इनको यहाँ पे निपटा लेते हैं, ठीक है। तो पिछली कोशिका में हम थोड़ा सा आपको रिवाइज अगर कराएं तो कोशिका क्या होती है, थोड़ा सा हमने पिछली वीडियो में देखा था। जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी का नाम खोज के बायोलॉजी का जनक कैसे माना जाता है, तो अरस्तु को। इसका नामकरण किसने किया था, लैमार्क और ट्रिनिवेरस ने। बायोलॉजी क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। बायो प्लस लोगस यानी कि जीवन का अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। हमने बताया था कि पहले कोई दिक्कत नहीं थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने खोज की कि पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है मनुष्य के समान, वो भी हरकतें करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, तो अब बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन करते हैं। जब पेड़ पौधों में भी जीवन है तो हमें पेड़ पौधों को भी अब बायोलॉजी में शामिल करना पड़ा। इस वजह से बायोलॉजी की 2 शाखाएं हो गई, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जनक की बात की जाए तो अरस्तु को ही माना जाता है जनक, क्योंकि इन्होंने लगभग 500 से 700 अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजातियों का अध्ययन किया, और उनके इसी योगदान के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। और उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। इसके बाद अगर हम लोगों ने बात की थी कि जब वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान जो अरस्तु के एक शिष्य थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने भी एक अपने गुरुजी के समान एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम। उन्होंने 500 से 550 अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने उस योगदान के कारण उनको वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर हम लोगों ने कोशिका की बात की थी। कोशिका हमने बताया था मानव जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। कोशिकी नाम जो वैज्ञानिक नाम है उसको साइटो कहा जाता है, और इसका अध्ययन कोशिका का अध्ययन पूछा जाता है साइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जिसको कोशिका विज्ञान साइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग तो कोशिका का हमने खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कॉर के टुकड़े में देखा था मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका सल्लिवन हॉक ने देखी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वॉन ने दिया। जीव द्रव को भौतिक जीवन का आधार हेक्सले ने बताया। तो हमने लगभग ओवरऑल सारी चीज़ों की हमने बात की थी कि पुरकेंजिया ने जीव द्रव की खोज की। जीव द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव प्लस कोशिकांग के मिलाकर जो सम्मिलित रूप होता है उसको जीव द्रव कहते हैं। तो हमने लगभग कोशिका की, अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ जाकर देखिए, और उसके बाद ये देख लेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और कुछ रह गया हो तो वहाँ से आप निपटा दीजिएगा। अगर उसको नहीं देखा है तो इसको समझने में तकलीफ हो सकती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अन्य पार्टों की अगर हम लोग बात करें तो हमने बताया था कि एक होता है कोशिका के अंदर सीलिया या फ्लैजिला। तो जैसे ये कोशिका है, कोशिका के बाहरी भाग में ऐसे रोम टाइम का बालनुमा संरचना पाई जाती है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनको फ्लैजिला कहते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको सीलिया कहा जाता है। तो सीलिया फ्लैजिला क्या होता है, तो वास्तविकता में एक जो कोशिका के ऊपरी भाग पर जो हम कह सकते हैं कि धागेनुमा या हम कह सकते हैं कि बालनुमा संरचना पाई जाती है उसको हम सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं उनको सीलिया कहते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको हम फ्लैजिला यानी कि कशाभिका कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है, कशाभिका। तो सीलिया और कशाभिका यहाँ से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये जानना है कि पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है, मात्र हम कह सकते हैं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट हमने बताया था बालनुमा संरचना होती है और बाहरी भाग पर उपस्थित होते हैं, कोशिका के बाहरी भाग पर उपस्थित होते हैं। इनका काम होता है कोशिका को गति प्रदान करना और अवशोषण करना। हमने बताया था कोशिका के बाहर अगर कोई पदार्थ है और इनको अगर सेक्रेशन करना है, अवशोषित करना है, खींचना है कोशिका को, तो इन्हीं के माध्यम से सेक्रेशन हो जाता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है। प्लस जो कोशिका के अंदर जो भी मोशन होते हैं, गति होते हैं, तो पूरा मोशन प्रदान करने का काम या गति प्रदान करने का काम किसके द्वारा होता है, सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लवक, प्लास्टिड। अच्छा, ये बात याद रखना हमेशा कि ये केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका। तो केवल प्लांट सेल में, ये कौन सी थी, एनिमल सेल में थी, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 1846 में इसकी खोज हैकल द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी, हैकल द्वारा इसकी लवक की खोज की गई थी। सनन पे ज़्यादा लोड मत देना, सनन नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। तो लवक की खोज हैकल द्वारा की गई थी 1846 में। लवक जो होता है इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है वर्णी लवक। हरित लवक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब हरित लवक का काम क्या होता है, तो पेड़ पौधे में जो हरा रंग होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि हरे हरे पौधे होते हैं, स्पेशली पत्तियों में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है, पत्तियों में। तो जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, तो उन पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और हरित, याद रखना, पेड़ पौधे, हरे पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, ये प्रश्न लिख लेना कि हरे पेड़ पौधों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगर बात की जाए तो हरित लवक का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। आप लोग जानते होंगे शायद कि जब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पेड़ पौधों का जब अध्ययन करते हैं तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करते हैं तो वो कौन काम करता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है। वो पत्तियों का काम होता है भोजन का निर्माण करना। तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये काम पत्तियों द्वारा किया जाता है, और पत्तियां जो होती हैं वो भोजन निर्माण, तो प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन निर्माण करना ही पत्तियों का काम। और पत्तियों में कौन सा लवक पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
अवर्णी लवक की बात की जाए तो अब जब भोजन बन जाएगा तो वो इकट्ठा भी तो होगा, तो भोजन को इकट्ठा करने का काम, भोजन का संग्रह करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के कारण किया जाता है। वर्णी लवक की बात की जाए तो ये पौधों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा है कि बताओ गाजर का लाल रंग का एक कारण होता है तो कैरोटीन के कारण, काय के कारण होता है? कैरोटीन। लिख लेना सभी लोग। चुकंदर का कलर जो होता है वो काय के कारण होता है? तो चुकंदर का होता है बीटानिन के कारण, बीटानिन के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? काय के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पा बना हुआ है लाइकोपीन, राइटिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि बताओ कि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का पीला रंग या जो फल होते हैं फलों का पीला रंग काय के कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण। तो फलों और पत्तियों का पीला रंग, पीला रंग तो जेंथोफिल के कारण। ये कुछ बातें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें, इनको जरूर लिख लेना, एग्जाम में कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि हरा रंग क्यों होता है तो पत्तियों में पेड़ पौधों में हरा रंग, तो हरा रंग काय के कारण होता है? हरित लवक के कारण। काय के कारण होता है? हरित लवक। तो हम कह सकते हैं हरित लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण। हरित लवक के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए आपसे कई प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आ जाए बताओ आपने मानव भी तो देखे ना, लोग होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं सावले आवले होते हैं। तो कैसे मानव में जो रंग होते हैं, मानव को कलर कैसे मिलते हैं? तो कौन सा पिगमेंट होता है ऐसा? तो मानव के रंग, मानव का काला गोरा रंग क्यों होता है? तो मेलानिन वर्णक के कारण, मेलानिन वर्णक, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है ना, तो ये मानव के बारे में। तो ये था छोटा सा लवक। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अगला आता है हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम्स काय में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स केंद्रक में उपस्थित होते हैं। क्या में उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। और केंद्रक में याद रखना कि डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं और इन्हीं का सम्मिलित रूप कहलाता है क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है ना, बहुत अभी चर्चा डीएनए और आरएनए की भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा समझो ध्यान से। डीएनए और आरएनए की अगर बात की जाए इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। याद रखना गुणसूत्र कभी अकेला नहीं होता, गुणसूत्र दो जॉइंट में होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है ना, जॉइंट में हमेशा मिलेगा तुम्हें। अब अगर इसी की बात की जाए, अगर इसको हम खींच दें थोड़ा सा, मान लो इसको काट कर इसको जूम करके देखा जाए, इसको खींच के देखा जाए, तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है और डबल होता है। याद रखना, इसी को कहा जाता है डीएनए। ठीक है, और इसको तुम थोड़ा सा और जूम कर दोगे और बढ़ा दोगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये होता है आरएनए, ये सिंगल संरचना होती है। ठीक है, और अगर इसकी हम लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें और तान दें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर इस प्रकार से डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग कहते हैं जीन। ठीक है, तो ये क्या है? एक जीन है। तो बात समझ में आ रहा है? तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, सब बात समझ में आ गई। तो वास्तविकता में ये एक गुणसूत्र का ही रूप है। यदि गुणसूत्र के एक हिस्से को बढ़ा दिया जाए तो द्विकंडलित संरचना जो मिलती है, डबल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर बन के आता है सामने, उसी को डीएनए कहते हैं। इधर डीएनए अगर डबल है, अगर इसको हम एक निकाल दें तो ये सिंगल संरचना होती है, उसको हम आरएनए कहते हैं। और जब आरएनए को और जूम कर दें और बढ़ा दें तो उसके अंदर जो बॉन्ड दिखाई देते हैं तो उनको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र इस प्रकार से होते हैं। याद रखना कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र। मुझे लगता है कि इतना हमारा हो चुका है, तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? तो अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लेवल से देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गुणसूत्र, उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों की बात की जाए तो गुणसूत्र वास्तविकता में देखा जाए तो गुणसूत्र, हमने अभी आपको बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कायम पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र वास्तविकता में केंद्रक में उपस्थित होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गुणसूत्र के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, प्लस जीन पाए जाते हैं। तो डीएनए, आरएनए और जीन। अब आते हैं गुणसूत्र का काम क्या होता है? तो गुणसूत्र का काम होता है आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण कौन करता है? तो गुणसूत्र करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो, गुणसूत्रों की बात की जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं शरीर में, गुणसूत्र मानव में 46 होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 23 जोड़ी।
ठीक है। अब मेल और फीमेल में देख लेते हैं। अगर मानव की बात की जाए, जो 46 होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कुछ होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, इनको ऑटोसोम कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है, यानी कि 22 जोड़ी। और लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, यानी कि 1 जोड़ी, और दोनों मिला के बन जाते हैं 23 जोड़ी, यानी कि 46। याद रखना, अलिंग गुणसूत्र क्या करते हैं, हमारा जो पूरा शरीर बनता है ना, हमारा पूरा शरीर इन्हीं 44 गुणसूत्रों के कारण बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शरीर निर्माण की प्रक्रिया, शरीर निर्माण का कार्य करते हैं ये। और ये 2 गुणसूत्र क्या करते हैं, तो ये 2 लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लड़का हो गया या लड़की होगी, लिंग निर्धारण का कार्य। कैसे, समझो थोड़ा सा। मान लो एक मेल है, ये कौन से होते हैं 2, ये होते हैं एक्स और वाई, याद रखना 2 ही गुणसूत्र होते हैं, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, महिला और पुरुष। मेल में बात की जाए तो कौन से 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। महिला में एक्स और एक्स, 2 ही गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से। 44 तो पुरुष महिला में बराबर समान है, इसलिए मानो अगर महिलाओं की बात की जाए तो 85 से 90% पुरुष और महिला की बॉडी एकदम सेम होती है, एकदम बराबर होती है। ठीक है, और 10 से 15% बस परिवर्तन होते हैं पुरुष और महिला में। इसलिए तुमने देखा होगा कि एक दूसरे की हार्ट ट्रांसप्लेशन हो या अन्य किसी भी अंग की आवश्यकता हो तो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, बस 5-10% होते हैं इधर उधर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, यदि एक पुरुष का विवाह महिला से कर दिया जाए, यदि इनका संतान जन्म लेगी, तो जब क्रोमोसोम्स एक्स गया और इधर से एक्स आया, एक पुरुष का एक महिला का, क्या बन गया एक्स और एक्स, तो क्या जन्म लेगी, लड़की जन्म लेगी, फीमेल। मान लो ये एक्स गया, ये एक्स गया, एक्स और एक्स, मतलब कौन लड़की जन्म लेगी, फीमेल जन्म लेगी, जाहिर सी बात है। मान लो महिला का ये एक्स और पुरुष का ये वाई मिल गया, तो क्या होगा एक्स वाई, यानी कि बॉय, लड़का जन्म लेगा। ये वाई और ये एक्स मान लो मिल जाए तो क्या हो गया एक्स वाई, यानी कि लड़का जन्म लेगा। तो आप देख पा रहे हो अच्छे से कि महिला में सेम गुणसूत्र है, लेकिन जो पुरुष है, पुरुष में अलग अलग गुणसूत्र है। इन्हीं से पता चलता है कि लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, बालक होगी या बालिका होगी। तो इस वजह से एक प्रश्न खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ बच्चों के लिंग निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो बच्चों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, पिता के गुणसूत्रों की भूमिका होती है, क्योंकि पिता के ही अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, महिला के सेम गुणसूत्र होते हैं। तो बात समझ आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये बात लिख लेना कि बताओ बच्चों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसके गुणसूत्रों से ही लिंग निर्धारण होता है। आप बात क्लियर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों का काय में उपस्थित होते हैं, तो केंद्र में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों के अंदर और क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। ठीक है ना, डीएनए, आरएनए, जीन अभी हमने देखा पीछे देखे हुए। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और 23 जोड़ी में से हमने बताया था कि जो कुछ अलिंग गुणसूत्र होते हैं, कुछ लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी 2 होते हैं, यानी कि 1 जोड़ी एक्स और वाई, और अलिंग गुणसूत्र 44 होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी पुरुष और महिला में एकदम समान होते हैं। ठीक है, अब इनका काम होता है शरीर का निर्माण करना। जब शरीर का निर्माण होगा तो वो 44 गुणसूत्रों के कारण होता है, यानी कि 22 जोड़ी के कारण। 1 जोड़ी क्या करते हैं, लिंग निर्धारण के, बालक और बालिका में जन्म के समय जो गुणसूत्र होते हैं ये काम करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई पुरुषों में, कई महिलाओं में से तो अभी हम बीमारी पढ़ेंगे, जब हम आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे ना, जेनेटिक बीमारियां, किन्नर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, आखिर कोई किन्नर कैसे बनता है। तुमने बहुत सारे देखे होंगे, कुछ पुरुष होते हैं जिनमें महिलाओं के गुण होते हैं, बहुत सी महिलाएं देखोगे जिनमें पुरुषों के गुण होते हैं, एकदम मर्दाना बन के घूमते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उनके अंदर ऐसा क्यों, वो भी सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि कभी कभार गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। मान लो क्या हुआ कि 44 + XY, ये क्या है बताओ, लड़का है कि लड़की, तो लड़का है इसलिए तो XY है, तो यानी कि पुरुष है। 44 गुणसूत्र प्लस X और X, ये क्या है, तो जाहिर बात है महिला है ये। कभी कभार क्या होता है कि किसी व्यक्ति में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है जन्म के समय। अब कितने हो गए, 44 + XXY। अब सोचो XY होना चाहिए था तो पुरुष होता, डबल X होता तो क्या होता, महिला होती। अब ऐसी स्थिति में किसी के अंदर एक हो गया, 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन गुणसूत्र 47 हो गए। ऐसा जन्म लेने वाला पुरुष होगा, लेकिन उसके अंदर पूरे महिलाओं के गुण होंगे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि 44 + XYY ये गुणसूत्र हो गए, इसके भी 47 हो गए। इसमें क्या होगा, जन्म लेने वाली लड़की होगी, लेकिन इसमें पूरे गुण लड़कों वाले होंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, कभी कभी क्या होता है कि एक गुणसूत्र खाली हो जाता है। जैसे मान लो 44 गुणसूत्र हैं, प्लस ये डॉट हो गया, इधर X हो गया। अब अगर ये X होता तो पुरुष होता, सॉरी महिला होती, और अगर Y होता तो पुरुष होता। ऐसे लोग किन्नर बनते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि आनुवंशिक बीमारियों में हम बीमारी पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जल्दी से हेडिंग डालो, जल्दी से DNA तथा RNA, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल वास्तविकता में केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस जो होता है ना, केंद्रक, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य या केंद्रक अम्ल। तो केंद्रक में उपस्थित, केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो एसिड होते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं, पहली बात। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्लों की अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्ल में वास्तविकता में हम शामिल करते हैं डीएनए और आरएनए को, डीएनए एंड आरएनए दोनों की चर्चा कर लेते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ जो डीएनए होता है, डीएनए काय काय में पाया जाता है, केंद्रक के अलावा और काय काय में? कई बार क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने बीच में पढ़ा था ना कि इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें आरएनए पाया जाता है, तो क्या है ये मैटर? तो याद रखना, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लस जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो पेड़ पौधे में होता है ना क्लोरोप्लास्ट, ये 3 जगह पे डीएनए पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाए आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो आरएनए 2 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ? एक तो केंद्रक में होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जीव द्रव्य में, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य। 2 जगह पे आरएनए होता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न तो मिल गया। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत बता देना कि डीएनए कहाँ में पाया जाता है, आरएनए कहाँ में पाया जाता है। डीएनए की बात की तो डीएनए के बारे में जो खोज करता थे, डीएनए के बारे में पहले जानकारी दी उन्होंने, बहुत ज़्यादा ध्यान, उनका नाम था कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग, तो कार्लसबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार डीएनए के बारे में जानकारी दी, तो कह सकते हैं प्रथम जानकारी, प्रथम जानकारी। लेकिन इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाया, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि डीएनए का तुमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा है ऐसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, इसको देने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक नाम के 2 विद्वानों ने दी थी। तो जब जैसा भी प्रश्न पूछा जाए वैसा आप तुरंत उसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं समझने को डीएनए में। अब डीएनए की अगर हम वास्तविकता बात करें तो डीएनए के जो मॉडल होता है द्विकुंडलित मॉडल होता है। तो द्विकुंडलित मॉडल जैसा कि हमने लिखा, डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक है। और डीएनए की बात की जाए तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है। और डीएनए को अगर वास्तविकता में हम देखें तो डीएनए मूल रूप से है क्या, थोड़ा सा समझो। पहले हमें गुणसूत्र बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले देख भी चुके हैं। हमने बताया था कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ, आ रहा है, कट तो नहीं रहा, चलिए, ये हमने बताया था कि एक गुणसूत्र नहीं है, डबल गुणसूत्र है, इसलिए कहते हैं ना कि हम 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये वास्तविकता में 2 गुणसूत्र है। अब जो इनका जो जॉइंट है 2 गुणसूत्रों का, 2 जुड़े हुए हैं, इन्हीं को हमने बताया था कि मान लो इतना हिस्सा हम काट लें, ठीक है, और इसको हम जूम करें तो हमने बताया था ये कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, द्विकुंडलित मॉडल डबल डबल बदलेगा द्विकुंडलित मॉडल होने की वजह से। इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये वास्तविकता में क्या है? गुणसूत्र है। और गुणसूत्र को अगर देखा जाए तो गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए को अगर हम लोग जूम कर दें इस प्रकार से, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बॉन्ड से इस प्रकार से। इनके जो बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, ये वाले, इन्हीं को कहा जाता है क्रोमेटिन, याद रखना। थोड़ा सा हमने केंद्रक में चर्चा की थी, केंद्रक के अंदर धागनुमा संरचना क्रोमेटिन कहलाती है, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये भी क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन कई बार पूछता है कि बताओ एक क्रोमेटिन से दूसरे क्रोमेटिन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसकी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। चौंतीस एंगस्ट्रॉम। इतना डिटेल में कभी आएगा नहीं वैसे हमें लगता है, लेकिन आजकल कुछ भरोसा नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से क्या क्या पूछने लगे जीएस में, तो इस वजह से हमने चलो बता देते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो होते हैं ना बॉन्ड, ये हो गया देखो क्रोमेटिन, इतना तो आपको पता ही है सबको, जहाँ जो जॉइंट होता है क्रोमेटिन कहलाते हैं। फिर इनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से इस प्रकार से। तो आप जब भी डीएनए का चित्र देखेंगे आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर ये जुड़े क्या होते हैं, वास्तविकता होती क्या है, तो हम उस पर भी चर्चा करने वाले। तो डीएनए के अंदर, अभी आरएनए को छोड़ दो, डीएनए की चर्चा करते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड्स। अब डीएनए के न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं? तो डीएनए के न्यूक्लियाइड्स में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है आपका फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और एक क्या होता है? फॉस्फेट।
कई बार पूछा था कि तो डीएनए में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो डीएनए में कौन सा पदार्थ होता है, नाइट्रोजन लगाते नहीं लगाना चाहिए, फॉस्फेट होता है। क्या होता है, फॉस्फेट पाया जाता है। अब न्यूक्लियोइड्स की बात की जाए तो न्यूक्लियोइड्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो ना पाई जाती है शर्करा, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, शर्करा, और एक पाई जाती है नाइट्रोजन बेस, जिनको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन या क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। यही क्षारकों का खेल है पूरा, नाइट्रोजन क्षारक, वो नाइट्रोजन बेस कहा जाता है। आरएनए डीएनए में बस एक क्षारक का अंतर होता है और कुछ नहीं होता। अब ये नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं ये वास्तविकता में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा समझने की बात है। शर्करा की बात की जाए तो जो शर्करा है एकदम सरल है। क्या सरल है, थोड़ा सा समझ लो। अगर डीएनए में पाया जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, उसको उधर देख लेंगे, स्पेस है अपने पास। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक शुगर यानी कि शर्करा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोज, जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो नाम है वही शर्करा, बस लास्ट में एसिड हटा के शर्करा जोड़ दो, सीधा सा मामला। तो आपसे पूछा है कि बताओ डीएनए में कौन सी शर्करा पाई, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है। इसमें आरएनए में कौन सी, तो राइबोज न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज न्यूक्लिक शर्करा, ठीक है। लोड खत्म, अब समझो ध्यान से। जो नाइट्रोजन क्षारक है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। आरएनए में भी 4 होते हैं, डीएनए में भी 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 हैं नाइट्रोजन क्षारक, इनके नाम लिख लेना क्योंकि ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ए जी टी सी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। साइटोसिन याद रखना। एक ये है बस, ये इसकी जगह पे अगर यूरेसिल लगा दोगे, समझने की बात है थोड़ी सी। क्या रखना कि आरएनए में सेम होता है, सेम बेस होते हैं नाइट्रोजन बेस, एकदम सेम। बस क्या है, लास्ट थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। अगर यूरेसिल लगा दो तो क्या बन जाएगा, इसकी आरएनए बन जाएगा, आरएनए के क्षारक हो जाएंगे। और यदि थाइमिन लगा हुआ है तो ये, तो इसलिए प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ डीएनए तथा आरएनए में कौन सा एक क्षारक नहीं पाया जाता। तो पूछा जाएगा आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता, ऑप्शन में देगा, ये दे देगा क्योंकि तो डीएनए में पाया जाता है। पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, तो ये देगा, इसकी जगह पर वो रख देगा। तो इनको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, इस प्रकार से देखना। अब एजीटीसी क्या है, थोड़ा सा समझो। तुमने देखा होगा को जो ए होता है ये जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, AGTC याद रखना। यहाँ पे देखो 3 लाइनें ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 लाइनें डबल बॉन्ड है। अब जैसे डीएनए का तुमने खूब चित्र देखा होगा एक, चलो मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। ये वाला जो द्विकोणीय मॉडल है, जिसको किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। कि ये जो मॉडल है ना, इसको थोड़ा सा समझो कि ये जो ये इसको हम क्या कहते हैं, जो बॉन्ड हैं इनको जहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं उनको कहते हैं क्रोमेटिन, ये कहलाते हैं क्रोमेटिन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड ऐसे जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड कैसे, एडेनिन से जो थाइमिन जुड़ा होगा, ठीक है। देखो ए से थाइमिन और जी से साइटोसिन, और इधर होगा नीचे ट्रिपल बॉन्ड, इससे कैसे जुड़ा होगा, गुआनिन से साइटोसिन। इनमें सब में होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से पूरा बटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इसी के जो पूरा संरचना दिया था वही दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। इसी को कहते हैं कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। तो डीएनए से बस इतनी बातें आती हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहो तो मैं एक मिनट में भी पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, समझो अच्छे से थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल हमने बताया था कि केंद्र के अंदर उपस्थित अम्ल होता है, केंद्र के अंदर उपस्थित अम्ल, उसी को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। स्पेशली डीएनए की हमने बात की जाए तो डीएनए और आरएनए, डीएनए काय में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। आरएनए काय में पाया जाता है, तो जीवद्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि डीएनए की जो प्रथम जानकारी आप खोज कह सकते हैं तो कार्लसबर्ग ने की थी, ठीक है। लेकिन डीएनए की जो द्विकुंडलित मॉडल या द्विकुंडलित संरचना है वो किसने प्रस्तुत की, वाटसन एवं क्रिक ने। पूरा श्रेय आज के टाइम पे नहीं दिया जाता है क्योंकि इन्हीं का टाइम बना हुआ मॉडल चल रहा है। फिर हम लोगों ने बात की थी, हमने बताया था कि वास्तविकता में गुणसूत्र के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र के अंदर मैंने बताया था कि डीएनए जो होता है, गुणसूत्र का अगर हम एक हिस्सा हटाएं, उसको अगर थोड़ा सा तोड़ के देखें और उसको अगर जूम करके देखें तो हमें बताया कि द्विकुंडलित संरचना से डबल मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए। यदि इसको और खींच दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, इस प्रकार से ये जीन में टूट जाता है, ठीक है। तो जीन, तो थोड़ा सा याद रखो, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है,
केंद्रक के अंदर वास्तविकता में देखा जाए तो केंद्रक के अंदर जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए और जीन। और डीएनए के अंदर हम अगर बात की जाए तो डीएनए के अंदर जो वास्तविकता में केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए और जीन। ठीक है, आप समझो ध्यान से। अब फिर हमने कहा था डीएनए के अंदर कुछ न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। कौन सा पदार्थ पाया जाता है अगर पूछा जाए डीएनए में, तो डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है। न्यूक्लियोइड्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो उनके अंदर शर्करा होती है, शुगर, और उनके कुछ नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। शर्करा कौन सी पाई जाएगी, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शर्करा और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है। और नाइट्रोजन क्षारक की बात की जाए तो 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं डीएनए में और 4 ही कहाँ पाए जाते हैं, आरएनए में भी। ठीक है, बस एक का अंतर है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। बाकी 3 तो सेम रहेंगे। यदि हम थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दें तो ये आरएनए हो जाएगा। ओके, कोई बात क्लियर, कोई दिक्कत। आरएनए का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो देखना चाहो तो एक बार देख लो थोड़ा सा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब अगर बात की जाए आरएनए की, तो आरएनए की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो जो आरएनए है हमारा, आरएनए में हमने बताया था कौन सी शुगर पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताओ। तो कितना सरल था एकदम, हमने बताया था एसिड हटा के शर्करा जोड़ देना, राइबोज न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है। इसकी संरचना कैसी होती है आरएनए की, बताओ। तो द्विकुंडलित डीएनए था, ये एक कुंडलित होती है, एक कुंडलित संरचना पाई जाती है इसकी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो आरएनए होता है, आरएनए का काम क्या होता है, कार्य, व्हाट इज द वर्क ऑफ आरएनए। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण एवं संश्लेषण में सहायता करना। ये किसका काम है, ये आरएनए का काम है। हमने बताया आरएनए में कुछ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, 4 थे नाइट्रोजन क्षारक। जल्दी से नाम बताओ कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बोलो भाई। एडेनिन, गुआनिन, हमने बताया था कि इसमें थाइमिन लगा दो तो डीएनए हो जाएगा, यूरेसिल लगा दो तो आरएनए हो जाएगा, और साइटोसिन। तो मैं लिख देता हूँ अभी, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, तो ये क्या है, इसके 4 क्षारक पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आरएनए को समझो। आरएनए के प्रकार अगर देखे जाएं तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए के प्रकार कौन कौन से 3 प्रकार है, समझ लो। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है, इसको कहते हैं आरआरएनए। इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए, एंड दैट इज राइबोसोम्स आरएनए। थोड़ा सा समझो, होता क्या है कि दरअसल वास्तविकता में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे समझो। वास्तविकता में प्रोटीन का निर्माण करना आरएनए का मेन काम है। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन कैसे मिलकर बनता है, तो दरअसल होते हैं एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 20 प्रकार के। 20 प्रकार में अब याद रखना कि 10 प्रकार के जो प्रोटीन हैं, 10 प्रकार के प्रोटीन वो हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है, शरीर स्वयं। याद रखना, मानव को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, याद रखना। अब ये जो 20 प्रकार के प्रोटीन्स हैं वो हमारा 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर अपने आप संश्लेषित करता है, धूप से, हवा से, तापमान से, गैसों से, इन सबसे हम कह सकते हैं। जब भी हम बाहर निकलते हैं जो वो हमारा शरीर खुद खींच लेता है 10 प्रकार के प्रोटीन। ठीक है, शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है। और फिर जो 10 टाइम्स प्रोटीन होते हैं, 10 प्रकार के प्रोटीन अदर वाले। नेक्स्ट, ये 10 प्रकार के प्रोटीन हमें कैसे मिलते हैं, भोजन द्वारा। ये हमें भोजन से लेने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, बोलो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन के दानों में 42% प्रोटीन पाया जाता है, 42%। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है।
तो 10 प्रकार के भोजन द्वारा मिले। अब जब हम भोजन कर रहे हैं, जब हम भोजन को करते हैं, तो भोजन को जब किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जब भोजन के पास भोजन अंदर गया और भोजन जब अंदर जाता है तो ऐसी स्थिति में ये जो आरएनए हैं, आरएनए के जो ये प्रकार है, ये आरएनए के प्रकार इसको एकत्रित करने का काम करते हैं। जैसे हमने मान लो प्रोटीन लिया, हमने भोजन किया, अब उसमें जो हमारे जो अमीनो अम्ल जा रहे हैं, प्रोटीन जा रहा है अंदर, हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल जा रहे हैं वो सब का मैसेंजर किसको, एक आदमी होगा, वो खड़ा होकर देखेगा कि जब पूरा भोजन जा रहा है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड कहाँ है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ है। तो जो हमारे जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल हैं, तो जो प्रोटीन वाले अमीनो अम्ल हैं उनकी पहचान करना प्लस सूचना देना। काय की पहचान करना, अमीनो अम्लों की। अमीनो अम्लों की पहचान करना और सूचना देना किसका काम है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का। अब ये तो वहीं रहेगा क्योंकि कोई निकल ना जाए, कोई आगे ना निकल जाए। जो कोई ढूंढने का काम है, मैसेंजर का काम है, ये वही काम करता है। अब ट्रांसफ़र करने का काम कौन है, तो जो परिवहन का काम करना है, तो इनको ले जाना या परिवहन करना, तो ट्रांसपोर्ट का करने का काम ट्रांसफ़र वाले का है, ठीक। और ये फिर ले कहाँ जाते हैं, तो राइबोसोम्स के पास ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, राइबोसोम्स के पास पहुंचाना। तो परिवहन करने का काम पहुंचाने के लिए, तो राइबोसोम्स के पास एकत्रित करना, और जैसे ही एकत्रित किया जाता है फिर क्या करता है, राइबोसोम्स इससे प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो प्रोटीन का निर्माण, हमारे शरीर को इस प्रकार से प्रोटीन मिलता है, याद रखना। तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ से हो जाता है, ठीक है। आरएनए जो है जब टूटता है तो प्रोटीन में टूट जाता है, लेकिन फिर से उसको आरएनए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफ़र है, वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। एक बात बताओ तुम लोग, क्या डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, या आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, बोलो। बनाया जा सकता है क्या, इधर दिख रहा है, चलो इधर ही बता देता हूँ। याद रखना, ये है डीएनए, ये है आरएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है और आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, ऐसे बना देता हूँ मैं, और जब बोलो भाई आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छी समझना, आरएनए से भी कुछ बनाया जा सकता है, आरएनए को तोड़ा जा सकता है। जब आरएनए को तोड़ेंगे तो इसको ये काय में बदल जाएगा, फिर प्रोटीन में बदल जाएगा, ये प्रोटीन में बदल जाता है, याद रखना। और जो आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। कितना सरल है, ट्रांसलेशन। और याद रखना कि इसमें डबल वाला नहीं लगाया हमने, क्योंकि प्रोटीन से कभी आरएनए नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। प्रोटीन बन गया तो बात खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, प्रोटीन को तुम तोड़ सकते हो, तो प्रोटीन काय में तोड़ जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। प्रोटीन टूट जाएगा अगर तो काय में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में, ठीक है। बात क्लियर, ओके, कोई दिक्कत। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो आज हमने पूरी कोशिका को देख लिया है। कोशिका के अंदर हमने पूरे जितने भी कोशिका के अंग होते हैं उन अंगों को देख लिया है, कोशिकांगों को देख लिया। उसके साथ साथ हमने केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के डीएनए, आरएनए, जीन, इन सब के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा, हमने बताया था कई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक, और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग, और अंगों के समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हम उसमें भी चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। चलिए।